स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th सेकंड चैप्टर। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने और गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार से ये विषय सरकार के काम से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इससे पहले हम बात करते हैं संविधान में कहाँ कहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 21 बात करता है दैहिक स्वतंत्रता और जीने के अधिकार की, जिसमें हमें अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, अच्छे पेयजल का अधिकार है, अच्छे भोजन पाने का अधिकार है और अच्छा पर्यावरण का अधिकार है। साथ ही अच्छे पोषण स्तर पाने का अधिकार भी है। इसके अलावा आर्टिकल 38 बात करता है, ये राज्य को निर्देश देता है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे। इसके अलावा आर्टिकल 41 कुछ विशेष वर्गों को, जो कि जिनको अभी तक अवसर नहीं मिले हर अच्छी सुविधा पाने के, तो उनको वो हर सुविधा उपलब्ध करवाएगा जो उन्हें अभी तक नहीं मिले, जैसे कि बच्चे, दिव्यांग और बुजुर्ग, कुछ कमज़ोर वर्ग। इसके अलावा 42 बात करता है प्रसूति अवस्था में महिलाओं को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश देगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपयुक्त को इलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि लोग पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले या उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी काम करें चुस्ती से करें और उच्च मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना यानी कि कुछ भी ना करना, यानी कि आलसीपन या फिर चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। जिससे हम कई बार देखते हैं कि जो सुस्त और अकर्मण्य लोग रहते हैं वो ज़्यादातर उनमें मोटापा वाली समस्या देखने को मिलती है, और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उनको माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में संख्या बढ़कर 23,583 हो गई, और कोविड के बाद तो ये और भी ज़्यादा बढ़े। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी में से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। संख्या कम नहीं हो रही। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे। संचारणीय बीमारियां यानी कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, सबसे ज़्यादा जल जनित होती है, लगभग 21%, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे
स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दें, रोग की पहचान करें और इलाज करें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए। हम जब बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। आपके लिए एक एनालिसिस वर्क है। भारत में प्रायः ये कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। हमने अभी कुछ टेबल्स पढ़ी थी, तो वहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे हमने पढ़ा था एक कॉलम, तो उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? इस बारे में आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हुई है। जैसे अभी कोविड टाइम पे आपने देखा होगा RT-PCR। वैसे ही कई प्रकार के अभी अगर किसी का ऑर्गन डैमेज होता है तो वहाँ पे स्टेम सेल वाली टेक्निक भी आई है। वैसे ही अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो टिश्यू कल्चर से क्लोन फॉर्मेशन, ये सारी मेडिकल फील्ड में काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हुई है। साथ ही AI एंड रोबोटिक्स से और भी ज़्यादा बिजी हो रहा है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ये विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिख रहा होगा। यहाँ पे एक लंबी लाइन अक्सर जैसा हम देखते ही है। यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें बात की जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं के कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम इस स्टोरी को ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 2 वर्गों में स्वास्थ्य सेवाएं बटी हुई है: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। आपके लिए एक एनालिसिस वर्क है। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है? इस पर भी चर्चा कीजिए। रंजन को इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? चर्चा कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि हमें सरकार को टैक्स या कर क्यों देना चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग
विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कई ऐसी स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने कि जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिससे कि गरीब से गरीब इंसान को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ जैसे गोल्डन कार्ड भी हम देख सकते हैं। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसीलिए सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण काम है जैसे बीमारियां, टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। जैसे मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सफाई पर ध्यान दिया जाता है, और गंगा सफाई मिशन भी समय समय पर करवाए जाते हैं। नदियों को साफ करवाया जाता है। कई तरीके से आजकल चल रहा है ताकि ज़्यादा बीमारियां ना फैलें। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका अर्थ है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती, और यह हमारा अधिकार भी है अनुच्छेद 21 के तहत। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना अब संभव हो रहा है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि प्राइवेट सेक्टर। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी कि RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करता है। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। आपके लिए एक और एनालिसिस वर्क। किन किन अर्थों में सार्वजनिक व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से या उनमें से किसी एक केंद्र में जाकर उनसे उसको चलाने वाले लोगों का और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाएं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है।
शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जाती है। स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? आप भी इस पर सोच सकते हैं। और आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतया निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, यानी कि लोन लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे हम देखते हैं कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन दे देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। आप इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ की काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में, लेकिन नहीं, डॉक्टर्स को चाहिए कि आप इंसुलिन लगवा दो सीधे, जबकि वो ज़रूरी नहीं होता है कई पेशेंट में। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। आपके लिए एक क्वेश्चन और, स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। तथ्य ये है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। कई बार हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बनकर आती है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये पर्याप्त भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता, और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। जैसे महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह से चलाए नहीं जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना जरूरी होगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई हेल्दी इंसान है, कोई स्वस्थ है, तो वही जाकर के अच्छा परफॉर्म कर पाएगा हर एक फील्ड में। अगर कोई बीमार है तो वो क्या करेगा? जो इंसान उठ नहीं पा रहा है, जिसे फीवर है या फिर जिसके चोट लगी, तो कैसे अपने वो स्किल्स को डेवलप कर पाएगा? तो हेल्दी होना जरूरी है। इसमें SDG है। SDG का जो 3rd गोल है वो भी बात करता है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पे पहले केरल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो केरल कहाँ है? आप यहाँ पे इंडिया के मैप में पिंक कलर में सबसे नीचे देख रहे होंगे केरल को। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका।
इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पे लॉगिन कर सकते हैं। अब देखते हैं कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो चलिए आज के लिए आपका होमवर्क। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। जीवन का स्तर डीपीएसपी में भी मेंशन है, आपको पता होगा। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, आप इन कॉलम के हिसाब से उनमें अंतर बता सकते हैं। सामर्थ्य, उपलब्धता और गुणवत्ता। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये सब कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपी में। शब्द संकलन। सार्वजनिक, जिसका मतलब होता है वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर रहे हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपने इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती है। संचारणीय बीमारियां, ये भी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी से, भोजन से, हवा से। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग, अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में ले जाता है। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन का नाम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप फ्री टाइम पे इसे सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।